नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं कि न्यूली लिस्टेड कंपनी के बारे में। जो लिस्टिंग तो हुआ, लिस्टिंग के बाद मार्केट में जगह नहीं बना पाई। क्या यहाँ पे जो सेंटिमेंट बन रहा है वो लगातार बिकवाली का चल रहा है? जो कंपनी कहती है जो हम बड़ी-बड़ी प्रोजेक्ट कर चुके हैं, चाहे वो दिल्ली सहारनपुर प्रोजेक्ट की बात करें या इसके अलावा यदि देखें तो अ, रामबन बनिहाल प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा ढेर सारा प्रोजेक्ट हैं कंपनी को, जो कि काउंट करते-करते शायद थक जाएँगे। मैं उतना ज़्यादा काउंट नहीं करूँगा क्योंकि मैं कोई कंपनी का प्रमोशंस नहीं कर रहा कि भाई कंपनी की ये सब प्रोजेक्टें हैं और आप स्टॉक को खरीदो। दिस इज़ ओनली फॉर बिज़नेस। समझने के लिए हम इसको ज़रा वेबसाइट से विज़िट करते हैं और समझते हैं, तो कंपनी का कामकाज क्या है। कहते हैं एलिवेटेड हाईवे बनाती है, ब्रिजेस का काम है, रनवे का काम है और हाईवे पे अच्छी खासी बनाती है, चाहे वो ग्रीन हाईवे की बात करें या तो जो बिज़नेस मॉडल इनका यही कहता है। ईपीसी एंड एचएएम प्रोजेक्ट इनके पास अच्छी खासी की बात कहती है। तो चलिए, जब इतनी सारी ऑपरेशन मैनेजमेंट मेंटेनेंस की बात कह रही है कंपनी, जो कि करतारपुर कॉरिडोर तक के इनके पास शायद टेंडर की बात उन्होंने कहा था, वही मैं जस्ट इसके ऊपर जब प्रोजेक्ट को देख रहा था तभी की बात करूं, जहाँ पे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट की लिस्ट में कहती है कंपनी, जो कि एज ऑन डेटा की बात करें, जहाँ पे ढेर सारा प्रोजेक्टेड है इनके पास, जहाँ पे शायद हम काउंट इतना कहाँ से करेंगे, काउंट करने की हमारे पास ज़रूरत नहीं है। लेकिन कंपनी 2002 में बनी थी और प्रोजेक्ट कंप्लीटेड के बाद कहते हैं कि 34 से ज़्यादा प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट कर लिया कंपनी। ठीक है, 18 ऑन गोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है आज के टाइम में। और इनके पास क्लाइंट लिस्ट की बात करेंगे तो कहती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे हाईवे वाले को लेकर के, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल, जहाँ पे उत्तर प्रदेश मेट्रो की बात करती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज, इसके अलावा कहती है कि एयरकॉन इंटरनेशनल, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो कि इसको पीडब्ल्यूडी कहते हैं, ये सारी डिपार्टमेंट के साथ इनका कामकाज उठना बैठना रहा है। चलिए, जब उठना बैठना रहता है तो मार्केट की पोटेंशियल क्या कहती है और इनसे इतनी बड़ी काम से लेकर के काम से क्या ग्रोथ क्या मिलती है, जो पेपर पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। यदि इनकी चार्ट लेवल को देखें, जब से इनकी लिस्टिंग के बाद उसका भी चर्चा करेंगे, जो आखिर लिस्टिंग के बाद ऐसा क्या सेंटिमेंट हुआ कि लगातार यहाँ पे लोग, निवेशक अपने पैसे समेटने में लगे हुए हैं और क्या यहाँ पे कोई ना कोई तो खरीदने में लगा हुआ है। लेकिन क्या वो कब जगेगा जब एक स्टॉक की प्राइस में उछाल आएगी? अभी ये लगता है कि सब के सब खरीदने में व्यस्त हैं, और क्योंकि मार्केट में कुछ लोग बेच रहे हैं, कुछ लोगों का बेच में नुकसान चल रहा है और कुछ लोग अभी नुकसान के साथ बेच बैठे हुए हैं, और आगे चल के शायद रिएक्शंस बन सकते हैं। उनकी कारोबार में क्या कहती है? कारोबार को लेकर देखा जाए तो कंपनी का, यदि हम बुक वैल्यू देखें तो कहती है 96 रुपये का, इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो कहती है 699 का। अर्थात यहाँ पे यदि इसके अकॉर्डिंग चर्चा करें तो स्टॉक की जो करंट सिचुएशन की प्राइस 305 कहती है, वो तो नियरली 700 का होना चाहिए था। लेकिन अभी उसके 50% से भी कम है। मतलब लगता है कि 60% डाउन चल रही है। तो क्यों नहीं, हायर टू हायर देखा है तो वो भी 425 तक गया था और लोअर उन्होंने 300 को बॉटम फिक्स किया था, और लगता है कि लगातार उन्होंने बॉटम टू बॉटम के लिए अपनी जगह बनाने में लगी है। जहां तक सवाल है इनकी इंडस्ट्रियल के पी से कंपनी का पी का, तो ये लगती है कि भाई यहाँ भी काफी लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि किसका, लोग यहाँ पे काफी कम है, भीड़ काफी कम है स्टॉक को खरीदने और बेचने को लेकर के, इसकी वजह से स्टॉक का पी है। जहाँ अर्निंग पर शेयर की सवाल को देखेंगे तो करीब करीब कह सकते हैं कि 400% की अर्निंग करती है। कितनी परसेंट की? 400% की अर्निंग करती है फ्रॉम द फेस वैल्यू से, जबकि 19 रुपये पर शेयर अर्निंग होता है और मार्केट कैप करीब 5,000 करोड़ से ज्यादा की कहती है। नंबर ऑफ शेयर भी करीब 17 करोड़ से ज्यादा की। जहाँ ROE और ROC की यदि आप नंबर को देखेंगे तो एक लाजवाब नंबर है, कंपनी को दिखाती है कि यहाँ पे स्ट्रांग है। ROE या ROC का यहाँ पे 39% से लेकर 29%। प्रोमोटर 82% अपनी पोजीशन में लगातार बने हुए हैं, जबकि डिविडेंड भी कंपनी डिक्लेयर कर चुकी है, जो कि परसेंटेज यहाँ दर्शाती है। तो क्या लगता है आने वाले समय में, अभी जो लगातार प्रेशर चल रही है, तो क्या इसके बेसिस पे मार्केट आने वाले समय में क्या 700 से लेकर के 1000 के रेंज में जा सकता है स्टॉक की प्राइस, या बाद में कुछ नंबर को इधर उधर करके मार्केट कैप बढ़ जाएगा और नंबर थोड़ा कम ही रह जाएगा? क्या बात तो नहीं।
चलिए हम इन सभी कड़ी की तरफ ध्यान देंगे और हाइलाइटर के पीछे केवल और केवल रिस्क को जानेंगे, जिसका नाम हमने रखा है रिस्क एनालिसिस करेंगे। जो आखिर कंपनी व जो बिजनेस करती है उसमें कितना रिस्क परसेंटेज बनती है, और इसमें स्टॉक में रिस्क परसेंटेज क्या कहती है, और कौन सी ऐसी गोल्डन रूल को अप्लाई करना चाहिए जिससे अपनी पैसे तो पैसे ही मिलेंगे मिलेंगे, साथ में कुछ रिटर्न भी मिल सकता है रिस्क रिस्क पे बेसिस। कई बार कुछ चली भी जाते हैं, ऑन ऑन एवरेज देखा जाए तो हम क्या इसमें क्या एक्सपेक्टेशन कर। तो देखा गया इनके रिजल्ट को पॉइंट आउट व्यू से सितंबर तक का रिजल्ट अपडेट हो चुका है। रिजल्ट का एस्टिमेट क्या कहता है उस पे देखिए क्या कहना। ये कहती है जो सेगिल्स इंडिया को लेकर के जीएम फाइनेंसियर्स एक बड़ी क्या है, एक बड़ी कह सकते हैं कि रिसर्चर है, जीएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहती है कवरेज विद द बाय रेटिंग। इन्होंने बाय रेटिंग को बरकरार रखा है और कहते हैं कि 48% अपसाइड जाने की चांस बनी। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे सेल जो कि सेल जो कि 5 HAM को लेकर के देखा जाए कि रोड एसेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 540 मिलियन का डील, जो कि बिजनेस को लेकर के उन्होंने अपडेट की बात उन्होंने रखी थी। यदि रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिलहाल यहाँ पे देखा गया इनके पास ये डेटा कहते कि भाई सेल्स तो काफी कम था, कंपेरिजन टू द, चाहे वो सितंबर के डेटा से कंपेयर करें या उससे पहले से कंपेयर करें, काफी कम रहा है, लेकिन 5% ही तब भी गहराई से ऊंचाई में जगह बनाई है। ईयरली ग्रोथ तो काफी गजब का है, जो कि 50% तक की ग्रो की बात करती है, और नेट प्रॉफिट में बीटा तक में करीब करीब 75% की बात कहती है। यहाँ तक क्या कहती है, यहाँ तक सस्टेनेबिलिटी कहती है, और केवल इस पॉइंट आउट व्यू से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते तो आखिर कंपनी का जो लेवल परफॉर्मेंस का था वो बेटर जा रहा है। क्योंकि दोस्तों देखा जाए सेल्स तो एक बुक कर दिया जाएगा, सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट भी बुक कर दिया जाएगा, लेकिन जब तक हम डेटर्स डे को लेकर के या डेटर्स परसेंटेज को लेकर के अवगत ना हो जाए तब तक ये कहना मुश्किल है कि आखिर इसमें कितनी फंडा स्ट्रॉन्ग की बात कहती है। इसके लिए हमें खंगालना पड़ेगा बैलेंस शीट की फिगरों को भी। तो यहाँ पे देखा गया कि नंबर की बात करें तो कंपनी का खुद का भी कारोबार है और ओवरऑल कारोबार भी है। कंपनी का जो खुद का कारोबार है उसमें कहती है कि 810 करोड़ की टर्नओवर, और यदि ओवरऑल कारोबार की बात करते हैं तो मुझे अजीब वो चीज लगती है। कैसे? जो खुद के कारोबार ज्यादा है और इनकी ओवरऑल कारोबार कहती कम है। ये कौन सा टेक्निक्स है जहाँ पे खुद के कारोबार कहती है कि सेल्स 810 करोड़ कहती है और ओवरऑल जो उनके सब्सिडरी कंपनी है वहां से लेकर के 772 करोड़ की बात कहती है, जिसमें भी कंपनी करीब करीब कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट आउट व्यू से कंपनी करीब 66 करोड़ की प्रॉफिट बना चुकी है, जो कि 16% तक की आसपास नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात कहती है। अदर सोर्स ऑफ इनकम इनके पास बेटर है, बट उतना बेटर नहीं है जो कि इंटरेस्ट बर्डन को झेल सके। अब यदि ईयरली ग्रोथ की तरफ हम देखेंगे तो शायद हमारे सामने ये दिखता है कि 3000 करोड़ की टर्नओवर तो कर रही है कंपनी, जो कि लगातार 800 से 1100, 1100 से 2000, 2000 से 3000। तो जब यहाँ पे ये एंगल कहती है लास्ट 12 महीने के डेटा को भी देखेंगे तो शायद कहती कि अच्छा ये तो 1500 करोड़ तो यहाँ इस दो ही इसी पीरियड में हो गया, 6 महीने के डेटा में, और इन दो पीरियड को और जोड़ दें तो कह सकते हैं कि करीब करीब 1700 और 1600 करोड़ हो जाती है। उससे ज्यादा की बात कहते, मतलब 3400 3500 करोड़ से आसपास की टर्नओवर की बात करते लास्ट 12 महीने में। तो यहाँ पे करीब 3000 करोड़ ही रखा गया, जो कि जो उससे ज्यादा हो चुका है। इसके बेसिस पे क्या लगा, तो यहाँ पे ये कहता है कि 304 करोड़ की टोटल प्रॉफिट, लेकिन लास्ट 12 महीने डेटा तो कुछ और भी इशारा देती है ना। लास्ट 12 महीने की डेटा देती है सारा, यदि मैं इनको सीधा सीधा एड ऑन करके देखें, ओवर राउंड राउंड फिगर की बात करें तो निकल के आती है 180, और 180 और 260, 260 की बात करें तो 260 प्लस 8 320 के आसपास निकल के आती है। 320 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, जहाँ पे 304 करोड़ की यहाँ पे दिखाया गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इनकी ट्रेंडिंग तो लगातार बढ़ रही है, इसीलिए शायद जो जेएम फाइनेंशियल ने इनको लेकर रिकमेंडेशन भेजा दिया है जो भाई इसको बाइंग करो और ये अपसाइड के लिए 48% जा सकती है, या ऐसा कुछ बात कहती है, तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है
इसके अकॉर्डिंग तो लगता है कि हाँ, कारोबार तो ठीक-ठाक कर रही है, लेकिन रिस्क नंबर ऑफ डे को देखेंगे तो उसमें कहते हैं कि बिल्कुल ही सस्टेन करने लायक है। क्यों? क्योंकि 56 दिन से इन्होंने 52 दिन को कन्वर्ट कर दिया। अच्छी बात है। जबकि बैलेंस शीट फिगर को कंपनी ये दिखाती है, जो इनका जो बोरोइंग्स था खास करके कर्ज को लेकर के, वो उन्होंने कम कर दिया। कर्ज कहाँ से कम किया? उनके पास सबसे पहला एंगल आती है कि कम करने के पीछे इनके पास कहाँ से पैसा आया। तो पैसा इनके पास एक तो यहाँ से कुछ निकल जाता है 10-15 करोड़ का, और इसके अलावा देखें तो इनके पास कुछ और तो देखने को बनती नहीं है। बाकी और रिजर्व से पेमेंट किया होगा या कुछ और पार्ट को एडजस्टमेंट किया होगा। ओवरऑल इन्होंने डेटा की बात किया कि हमारे पास ये सब फिगर्स निकल के आते हैं, जो कि हम लायबिलिटी को पे आउट करते हैं। फिक्स एसेट्स में थोड़ा सा डिक्रीज करती हुई नजर आती है, और अदर जो एसेट्स पार्ट था वहाँ भी करीब 300-3100 करोड़ की डेटा की बात करती है। इनकी अच्छी बात ये तो कैश और कैश इक्विवेलेंट अच्छी खासी है, और थोड़ा सा है रिसेबल भी है, जो कि 700 करोड़ से ज़्यादा की बात कहती है। और इनकी अकॉर्डिंग देखें, यदि हम लास्ट डेटा की बात करें, तो जो लास्ट सितंबर में उन्होंने कामकाज किया होगा, वो पैसा उनका उधार पड़ा होगा, भले ही उन्होंने प्रॉफिट बुक कर दिया हो तभी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन है। तो ये, और क्लाइंट की बात ये कहती है कि हमारे पास क्लाइंट यदि डायरेक्ट क्लाइंट हैं, ये कहता हूँ, यदि इनके पास डायरेक्ट क्लाइंट की बात कहती है तो बेटर है, और यदि डायरेक्ट क्लाइंट नहीं है, सब क्लाइंट की बात कर रही होगी, तो थोड़ा सा डिमेरिट की बात हो सकती है, तो वहाँ पे बैड डेट का सिचुएशन थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। और न्यूली लिस्टेड कंपनी था, और इसको लेकर के इसमें स्मूथ ट्रांजेक्शन को लेकर हैं टूवर्ड सेफर जर्नीज एंड द स्मूथ ट्रांजेक्शन को लेकर कहते हैं अवार्ड। और ये अवार्ड भी इनको कंपनी को मिला हुआ नजर आया, जहाँ पे प्रेजेंस की बात कहती है कि पूरे इंडिया में प्रेजेंस अलग अलग स्टेटों में, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, या फिर जम्मू कश्मीर हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश तक, मतलब अलग अलग स्टेटों में इनका प्रेजेंस बना रहा है, ये सी उन्होंने दर्शाई है। यदि हम इनकी लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ की देखें तो सेल्स में लगातार बढ़ोतरी है, उसमें कोई कमी नहीं था। प्रॉफिट भी लगातार बढ़ी है, उसमें भी कोई कमी नहीं था। रिटर्न ऑन इक्विटी इनको बैकअप्स देने के लिए तैयार बैठा है, कोई लेने को तैयार ही नहीं है। क्या नहीं है? लेने को तैयार नहीं। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी स्टॉक को लेकर दोस्तों, क्लियरिटी की बात कहता हूँ। जो हमें कुछ अच्छी दिखती है वो मैं आपके सामने दिखता है, जो हमें अच्छी नहीं दिखती वो सामने नहीं दिखता। लेकिन जो सामने नहीं दिखा वो दिखा, देखिए यहाँ पे 8 अगस्त को इसको लेकर के आईपीओ आई थी, और आईपीओ के बाद इनमें 401 का प्राइस रखा था, और आज ये ट्रेडिंग कितने पे कर रही है? 304 पे ट्रेडिंग कर रहा था। 24% की लोगों के पास पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या हो गई? घट गई। जो 24% घटी है, तो क्या आने वाले समय में ये 24% रिटर्न देगी 48% के आसपास? पॉसिबिलिटी बनती है। तो फंडामेंटल तो ऐसी बात कहती है कि इनके कंपैरिजन विद द पीयर्स के अकॉर्डिंगली भी मार्केट में अभी भीड़ काफी कम है, बट क्या है? सस्टेनेबल। यहाँ पे आरओ भी अच्छी खासी बात कहती है, कोई डिमेरिट की बात संकेत नहीं देता है। लेकिन मार्केट में क्या हुआ? देखिए मार्केट में हुआ क्या, मार्केट में एक ही रेंज में लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब निवेशक की जो खास करके यहाँ पे देखने को मिली, तो जैसे मार्केट यहाँ पे लंबी गिरावट दर्ज की, तो गिरावट दर्ज करने के टाइम पर वॉल्यूम नहीं आई, मार्केट वैसे ही गिरता नजर आया। अर्थात इसकी एक सिंपल सी बात होती है कि अच्छा वॉल्यूम की वजह से तो मार्केट में, और क्या यहाँ से क्या चलने के लिए, क्योंकि रेडी है तो जंप के लिए रेडी हो रहा है। जबकि पीपीटी की बात करेंगे तो कंपनी ने अपनी पीपीटी साझा करती है और कहती है हमारे क्यू टू का रिजल्ट क्या है। बेसिस में उन्होंने कहा कि हमारे पास रिवेन्यू 5% बढ़ती है, इविटा करीब देखने को मिला कि इविटाज में 15% की उछाल आती है, और इविटा मार्जिन में करीब 15% के आसपास उछाल आती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करीब ये दिखाती है कि करीब करीब 65% तक की इनमें आई थी, लेकिन पिछले पीरियड में करीब 76 कहाँ पे नंबर नंबर सॉरी नंबर की बात, परसेंटेज की बात नहीं, नंबर की बात कर दिया। ऐसे कुछ यहाँ पे जहाँ पे कंफ्यूजन लगा ना, वहाँ पर उन्होंने नंबर की बात कर दिया। जहाँ तक उन्होंने वाई वाई क्यू आर क्यू दोनों के डेटा की बात साझा रखा है, और इनमें इनका पोटेंशियल लेवल उन्होंने अपनी बताई है। जो हमारे पास कंपनी का ओवरव्यू के तौर पे हमारे पास कुछ ऑर्डर भी पड़े होंगे, 20 साल का एक्सपीरियंस है इनके पास, कुछ ऑर्डर भी पड़े होंगे। कहते हैं बुक टू बिल रेशियोज को लेकर के, कहते हैं कि 31 मार्च 24 तक में 3.1x का कहता है। ऑर्डर को लेकर के कुछ बातें ऐसा मान देता हो तो फिर कुछ अलग बात है। जहाँ पे स्पेशलिटी की बात कहते हैं
इसमें लास्ट स्ट्रक्चर्स वर्क इनके पास अच्छी खासी प्रेजेंस होने के बाद कहा कि हमारे पास अक्रॉस वेरियस स्टेट में प्रेजेंस की बात उन्होंने रखी है। स्ट्रेटजी की बात कहा और अपनी प्रेजेंटेशन काफ़ी बेटर बनाने प्रेजेंटेशन उन्होंने मेंशन किया हुआ है जो कि एक निवेशक को आसानी से समझ में आ जाए। ऐसा डेटा उन्होंने कंसोलिडेटेड डेटा की बात रखी है, अलग अलग पेजों वाला अलग कभी 40 पेज है, उसको कौन बैठ पाएगा, छोड़िए उसको छोड़ते हैं। फिलहाल आते हैं कि उन पॉइंट ऑफ व्यू को जहाँ पे इनका ग्रोथ लेवल के लेकर हम एक गोल्डन रूल को डिस्कस करते हैं। जहाँ रिस्क फैक्टर देखते हैं गोल्ड की करीब करीब 20% से ज़्यादा गिरावट है, ऑलमोस्ट 24% गिरावट दर्ज करती है। तो जहाँ भी लिया उसको जीरो बेस मान करके रिस्क के लिए खुद की फाइनेंशियल पोजीशन देखना पड़ेगा। जब लेते हैं तो हमारे खुद कितनी पास कैपिटल्स हैं, कैपिटल के बेसिस पे कितने रिस्क, क्योंकि कोई भी स्टॉक लेते हैं उसको एक बिजनेस के तौर पे देखना पड़ेगा। ये केवल केवल हम दे दिए देख रहे हैं यार 5 साल में क्या होगा, 10 साल में क्या होगा, तो थोड़े होता है। इसको वॉच करना होता है और वॉच करने के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। यदि बहुत ज़्यादा गैप दे रहा है तो फिर निकलना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई तो बेच रहा है ना। जहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट है कंपनी में, उनका भी जरा हम एक बार कॉल फोल करके देखें तो शायद देखने को मिलता है कंपनी में डीआई वीएफआई भी करीब 6% से ज़्यादा की होल्डिंग होल्ड करता है। आम पब्लिक के पास केवल 8% होल्डिंग और 2 लाख से ज़्यादा इस कंपनी में शेयर होल्डर की लिस्ट कहती है। तो ये ऐसा आंकड़ा उन्होंने दिया है और हम कोई ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात नहीं करता हूँ, यानी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको लेते हैं और गोल्डन रूल को हमेशा डिस्कस करता हूँ, क्योंकि दिखती हुई प्रॉफिट को बुक करना है और जो एक्चुअल लॉस बन रही है उसको एसएल के साथ क्या करना है, अपनी लॉस को मिनिमाइज करना पड़ेगा। अदरवाइज एवरेज और हेसिव सॉल्यूशंस नहीं मिलता है। वो एक गड्ढे में कई बार तो ये भी देखा गया गड्ढे धीरे करके आपको कोई स्प्रेस मिलेगी नहीं, गड्ढे में धीरे धीरे जाते हैं। तो मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंपनी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय एंड बी केयरफुल, बी अवेयर, क्योंकि पैसा भी आपके हैं, रिस्क भी आपके हैं और पॉलिसीज भी आपके हैं। मिलेंगे